योर पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो हमारा एनटी नेट का पेपर नंबर 2 जो है, ठीक है, कॉमर्स का। तो उसके अंदर अपना जो है कॉमर्स के पेपर नंबर 2 में सेकंड जो यूनिट हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, तो उसके अंदर अपना सेकंड जो चैप्टर है इस बुक के अंदर, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, इस बुक के अंदर अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो है डेट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स का। तो उसके अंदर 3 वीडियोस 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल पूरा कंप्लीट किया। तो फंडामेंटल के बाद में जो है वो हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोस के अंदर अपना पूरा का पूरा एडमिशन का टॉपिक। उसके अंदर भी काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें हमने जो है वो पढ़ी थी। अब एडमिशन का टॉपिक आपको सारा समझा दिया मैंने, विद प्रैक्टिकल हमने कर लिया था। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक। अगर कोई पार्टनर जो है वो चाहे अपनी इच्छा से जो है वो छोड़ के भी जा सकता है, तो रिटायरमेंट का टॉपिक करेंगे और साथ में डेथ का टॉपिक। रिटायरमेंट का टॉपिक जो है वो अब आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्यों? और आप उसको पूरा कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने 2 वीडियोस के अंदर बहुत तरीके से जो है वो एडमिशन पढ़ लिया। एडमिशन जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद रिटायरमेंट में कुछ भी नहीं है। अब फर्क 2 चीजों का आएगा। एडमिशन के टाइम पे हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज वही सेम होगी, रिजर्व्स की एंट्रीज वही सेम होगी, और नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बस ये थोड़े बहुत जो है वो कॉस्मेटिक से चेंज आएंगे, तो आप वो देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, एडमिशन जैसा ही सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। और जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो डेथ में कुछ भी नहीं है, सेम रिटायरमेंट वाली चीजें हैं, बस लास्ट में एक एग्जीक्यूटर अकाउंट और ओपन हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन डेड हो गया, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका पैसा जो उसको तो हम ड्यू नहीं कर सकते, तो वो सारा पैसा एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट जो है वो आएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 टॉपिक आपके कंप्लीट होने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पूरा का पूरा जो अपना टॉपिक है कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। उससे अपना 5 क्लास के अंदर पूरा का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके एमसीक्यूज है वो भी आप लगाएंगे। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप लोग भी अपकमिंग फेब में जो एंटी नेट का पेपर होना है, या जून में जो एंटी नेट का पेपर होना है, या दिसंबर में जो एंटी नेट का पेपर होना है, मतलब 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 जनरल पेपर, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स। अगर किसी बच्चे का कॉमर्स सब्जेक्ट है, कोड नंबर 8 उसकी कोचिंग, प्लस में अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं कोड नंबर 17 से, उसकी कोचिंग हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी जो कोचिंग रहेगी, हमारा जो पूरा जो अपना कोचिंग जो है, जो ट्यूशन है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको मिलेगी 4 चीजें। पहला, सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे लाइक दिस, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंटिंग का बुक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की लगभग 300 पेज का किताब है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने 10 किताबें पेपर 1 की बना रखी है, 10 किताबें पेपर नंबर 2 की बना रखी है, ये सब आपको मिलेंगी। प्लस में आपको जो है वो मिलेगा रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियोस, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। या अगर आप लोग एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हरियाणा के अंदर जो है पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई है, उसके लिए भी ये हमने जो है बैच स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो उसकी भी अलग से जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो भी आप जो है वो कोचिंग हमसे अवेल कर सकते हैं। ओके जी, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करो या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कीजिएगा, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का जो नाम है वो है क्या? टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। अब रिटायरमेंट डेथ की बात करते हैं, तो इसके बारे में आओ थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। देखो जी, ध्यान देना, रिटायरमेंट और डेथ के लिए जो है वो क्या कहानी है, ध्यान दो। एक पार्टनर हैज अ राइट। पहली बात तो एक पार्टनर जो है उसके पास में क्या है, राइट है। अब देखो, पार्टनर जो है जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब वो आता है, एंटर होता है, एडमिट होता है, तो वो अपनी इच्छा से होता है, और पार्टनर के पास राइट भी होता है कि वो अपनी इच्छा से जो है वो फॉर्म को छोड़ के भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और आप हम दोनों पार्टनर, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूं और मैं छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं है। मुझे पहले प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। बट मेरे पास में राइट है कि अगर मेरी विल है, अगर मेरी इच्छा है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, तो मैं छोड़ के भी जा सकता हूं। तो बोलता है ए पार्टनर हैज ए राइट, पार्टनर के पास में राइट है टू रिटायर होने का। क्या राइट है? रिटायर होने का फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद में आप रिटायर
हो सकते हैं। अब जब पार्टनर जो है, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, और ए जो है वो रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर कितने रहेंगे? बी एंड सी। अब बी और सी जो है ये क्या करेंगे, अब जब कोई नया पार्टनर छोड़ के चला, जब कोई पुराना पार्टनर छोड़ के चला जाता है या कोई नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है ना वो आपका खत्म हो जाता है। इसका मतलब पूरी फर्म का दोबारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में नया एग्रीमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो बोलते हैं जब एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाएगा, पार्टनर के पास में राइट है रिटायर होने का, और अगर वो रिटायर हो गया, अगर वो फर्म को छोड़ के चला गया, तो फिर क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो जो पुरानी पार्टनरशिप चल रही है, जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, एंड, खत्म हो जाएगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, बट द फर्म कंटिन्यू। लेकिन फर्म जो है वो चलती रहेगी। अब फर्म जो चलेगी तो वो नए एग्रीमेंट के साथ में चलेगी, और वो नए एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं। तो बोलते हैं ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बट द फर्म कंटिन्यू। लेकिन जो फर्म है वो कंटिन्यू रहेगी, एंड ए न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। और एक नया पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा, किसके बीच में, बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। ओके, हाँ जी। अब एक बात ध्यान रखना, एडमिशन के टाइम पे मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने कहा था देखो ये पुराने 2 पार्टनर थे, एक था ए और एक था बी। आगे ए और बी जो है वो पार्टनर थे। अब जो है वो नया पार्टनर आ गया सी। जब सी आएगा तो ए और बी को अपना शेयर जो है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसके फेवर में, मतलब अपने शेयर का कुछ पोर्शन जो है वो क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है न्यू पार्टनर के लिए। अब जैसे पहले ना ये दोनों ये था इनका, ये ए का शेयर था, ये बी का, लेकिन जब सी आएगा तो कुछ ऐसा, आपको ध्यान है मैंने ऐसा कुछ बताया था, ये देखो ये ए का, ये बी का और ये सी का। तो ये जो पोर्शन है जो सी को मिला, ये ए और बी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ओके जी। अब अगर मान लो इसी को लेके चलता हूं, ए बी और सी 3 पार्टनर थे और इस तरीके से काम कर रहे थे। अब कल को अगर जो है वो क्या है कि सी बोल रहा है कि मैं छोड़ के जाऊंगा, तो सी का जो रेशियो है, ये जो सी का ये बेसिकली शेयर है, क्या ये शेयर ए और बी आपस में जो है वो क्या कर लेंगे, क्या वो उसको गेन नहीं कर लेंगे? हाँ जी। और तो ए और बी का जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी, बढ़ जाएगा। तो यहां पे बेसिकली एक रेशियो जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गेनिंग रेशियो। जब कभी भी ओल्ड पार्टनर जो है वो फर्म को जो है वो छोड़ के जा रहा है, मतलब वो रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम पे ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। तो यहां पे मैंने कुछ लिखा, जब ओल्ड पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है। जब ओल्ड पार्टनर क्या होगा, रिटायर होता है, तो उसका जो शेयर है, तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, एक्वायर करते हैं इन देयर गेनिंग रेशियो। किस रेशियो के अंदर, गेनिंग रेशियो। और जनरली जो आपका यहां पे गेनिंग रेशियो जो हम कंप्यूट करते हैं वो 2 तरीके से निकलते हैं। सिंपल, हर जगह जो है वो ये लिखा हुआ है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। ये आपका फॉर्मूला जो है वो रहने वाला है। अब इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ऊपर देखेंगे। अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या होगा, रिटायर होगा, तो ओल्ड पार्टनर के रिटायर होने पर ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। एंड हाउ टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का अपना एक फॉर्मूला रहेगा, वो क्या है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। अब ध्यान देना, ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। जब एक पार्टनर जो है वो फर्म से क्या होगा, रिटायर होगा, तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसको शेयर मिलेगा इन गुडविल में। सर ये शेयर इन गुडविल, ये क्या कहानी है? जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, ध्यान दो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, तो जो बेचारे पुराने पार्टनर है उनको अपने हिस्से का जो शेयर है वो क्या करना पड़ता है, वो सरेंडर करना पड़ता है नए पार्टनर के फेवर में। इसीलिए नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करता था और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता था। ध्यान आ रहा है क्या आपको? जब हमने एडमिशन पढ़ा तो वहां पे आपको मैंने बताया था, जब कभी भी कोई भी पर्सन जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए पार्टनर आएगा, तो वो 2 चीजें लेके आएगा। एक तो लाएगा अपने हिस्से की कैपिटल और एक लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बेसिकली क्या था, दिस इज नोन एज अ कंपनसेशन। जो एक कंपनसेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, उनको कंपनसेशन दिया जाता था। लेकिन यहां पे क्या होने वाला है, जब एक पुराना पार्टनर छोड़ के जाएगा, अब छोड़ के जाएगा तो उसका हिस्सा किनको मिलेगा, जो बचे हुए पार्टनर उनको मिलेगा। तो जो बचे हुए पार्टनर वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अगर वो गेन कर रहे हैं तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, जो छोड़कर जा रहा है। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको जो है रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे गुडविल के नाम पे कुछ पैसा दे करके। ठीक है, तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको क्या मिलेगा, एक तो उसको मिलेगा क्या, गुडविल का पैसा। ये क्यों मिलेगा, क्योंकि शेयर इन गुडविल इसलिए मिलेगा क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं
ओल्ड पार्टनर, उन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया। क्या गेन कर लिया, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर जो है वो इन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया। इसीलिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो एक तो उसको जो है गुडविल का पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा उसको क्या, मतलब गुडविल का पैसा बोल दो कंपनसेशन एक तरह से। अब आप तो समझदार हो क्योंकि एडमिशन में मैंने आपको पूरा बता दिया था, तो ध्यान रखना गुडविल का पैसा बोले तो कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा जो है वो क्या मिलने वाला है, शेयर मिलेगा रिजर्व में, जिस दिन आप छोड़ के जाएंगे। अब ये रिजर्व कहां से बनते हैं सर, ये रिजर्व जो बनते हैं ये बनते हैं किसमें से, प्रॉफिट में से। किसमें से बनता है रिजर्व, सर प्रॉफिट में से बनता है। और प्रॉफिट, अगर ये रिजर्व ना क्रिएट होता तो ये प्रॉफिट होता और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता पार्टनर्स के बीच में। लेकिन क्योंकि हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन अब जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हम बोलेंगे भैया रुको, ये जो रिजर्व है ना इसके अंदर आपका भी एक हिस्सा था, वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा, जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उस टाइम पे हम जो है वो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे हमारी सारी की सारी असेट्स का, सारी की सारी लायबिलिटी का। तो रीवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो उसमें भी उसको शेयर दिया जाएगा। टोटल अमाउंट जो भी ड्यू होगा ना रिटायरिंग पार्टनर का, इस इधर पेड ऑफ, या तो जितना भी पैसा एट द एंड में आप जोड़ लोगे भाई हाँ तेरा ये बनता है हिस्सा, या तो उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, पेड ऑफ कर दिया जाएगा इमीडिएटली। हाँ तो तुम बोलेंगे ठीक है तुम जा रहे हो, वो बोला हाँ, हम बोलेंगे लो जी ये बैग पकड़ो, इसके अंदर वो सारे पैसे आपके हमने डाल के दे दिए। या तो इमीडिएटली पेड ऑफ हो जाएगा, या हम उसको ये बोलेंगे कि यार अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद लेना, और ये जो पैसा है हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि आपने हमको क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो अलग से पार्टनर का एक लोन अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, और वो सारा पैसा जो उसको ड्यू था, जो हमने देना था रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसके लोन अकाउंट के अंदर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और उसके ऊपर उसको ब्याज भी देते रहेंगे। तो बोलते हैं टोटल अमाउंट जो ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर का इज इधर, या तो क्या होगा, पेड ऑफ इमीडिएटली, हाथों हाथ पेमेंट हो जाएगा, और इज ट्रांसफर्ड, या फिर वो ट्रांसफर किया जाएगा टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड आफ्टरवर्ड, और जो बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ओके हाँ जी सर, ये सब जो है वो होने वाला है। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ में आ गया कि अगर कोई पार्टनर फर्म से क्या होगा, रिटायर होगा, तो उसको क्या क्या मिलेगा, तो उसको गुडविल के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, उसको शेयर रिजर्व जो है उसके अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, प्लस रीवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटी का, उसमें अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो वो भी, हाँ लॉस है वो भी देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना जी सर। अब कुछ खास बातें, आओ एक बार, ये कुछ मैंने लिखा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे एग्जांपल के नया क्यों निकालना है, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया, जब ओल्ड पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, जब कोई पार्टनर है वो फर्म को अगर छोड़ के जाएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भैया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कैसे आगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उसके लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कंप्यूट करना पड़ता है। और दूसरा ये है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक तो ये कंप्यूट करना पड़ता है कि फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, और दूसरा पर्पस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का वो ये होता है कि जो अपने को क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकलेगा कैसे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो उसके लिए भी गेनिंग रेशियो को कंप्यूट करने के लिए भी न्यू रेशियो का तो जो है वो पता होना जरूरी है। ओके हाँ जी, अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो उसके लिए दो आपको सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। देखो, इफ न्यू पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है किसका, रिमेनिंग पार्टनर का, आर नॉट गिवन, अगर वो दिया हुआ नहीं है, इफ न्यू पीएसआर, ध्यान दो, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, इट विल बी एज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड रेशियो। तो ये माना जाएगा कि जो आपके कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो एज्यूम किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर जो है वो फ्यूचर के अंदर भी ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट या लॉस को जो है वो आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। दैट मींस ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा। दोबारा समझना क्या है, सिचुएशन क्या है, अगर न्यू पीएसआर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का, ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए छोड़ के चला गया, बी और सी रह गए, और बी और सी का जो है वो नया रेशियो नहीं दिया गया। इफ न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये और कुछ भी बात नहीं बोला, तो ये एज्यूम किया जाएगा, क्या एज्यूम किया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आपस में फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो करेंगे। कैसे करेंगे, इन देयर ओल्ड। एग्जांपल जैसे देख लो, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, 3:2:1 के अंदर, अगर एक्स रिटायर हो जाए तो फिर क्या होगा, सर अगर एक्स रिटायर हो गया और कुछ भी नहीं बोला तो ये माना जाएगा वाई और जेड जो है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में होने वाले फर्म के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। अब ये बताओ वाई और जेड का ओल्ड रेशियो क्या, सर वाई एक्स वाई जेड जो है, जो हमारे एक्स वाई जेड थे ये पार्टनर थे 3-2-1 में, अगर एक्स रिटायर हो जाएगा तो वाई और जेड रह गए
तो ये 2:1 के अंदर जो है वो अब आगे फ्यूचर में जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन 2:1 इज द न्यू रेशियो। ओके, अगर y रिटायर हो जाए तो फिर क्या होगा सर? अगर y रिटायर हो गया तो x और z जो है वो ओल्ड रेशियो में ही फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वही उनका ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1, यही हो जाएगा। और अगर z रिटायर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो सर 3:2 हो जाएगा। तो सबसे पहली सिचुएशन आपके सामने क्या आती है न्यू पीएसआर निकालने की? एक मिनट रुको, पहले तो ये कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालना क्यों है? दो रीजन। पहला रीजन, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए निकालना है क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं, रिटायरमेंट वाले को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए वो फ्यूचर में क्या करेंगे? वो फ्यूचर के अंदर जो है वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो वो बता दिया। और दूसरा जो है वो ये है, इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब आपके पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा तभी आप जो है वो गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। और गेनिंग रेशियो क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि गुडविल का कितना पैसा पुराने पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो। ओके जी, ठीक है। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? न्यू रेशियो चाहिए। तो न्यू रेशियो का पहला जो कंडीशन थी वो क्या थी? पहली कंडीशन या पहली सिचुएशन, अगर मान लो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है सभी पार्टनर्स का और उसके बाद कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये मानते हैं जो ओल्ड रेशियो था वही रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन जो है वो क्या आती है? दूसरी सिचुएशन ये, कई बार क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर जो रह गए हैं, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए रिटायर हो गया तो बी और सी रह गए। अब कई बार ये बोलेगा बी और सी जो है वो ए के शेयर को आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या है पहले समझो एक बार सिचुएशन क्या है। बोलते हैं समटाइम द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, कुछ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो क्या करेंगे? परचेज करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा? जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स होंगे परचेज बाय देम इज एडेड टू देयर ओल्ड शेयर एंड द न्यू रेशियो इज कैलकुलेट। तो हम यहां पे क्या करेंगे? जितना जितना उन्होंने गेन किया उसको हम जोड़ देंगे ओल्ड रेशियो में और वो उनका क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मेरे पास में जो है वो 10 रुपए थे, मेरे पास में क्या थे? 10 रुपए। ये तीन दोस्त थे, ए था, बी था और सी। एग्जांपल समझना, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन दोस्त थे, ये देखो, ये यहां पे समझा देता हूं। तीन दोस्त थे, ए बी और सी, और तीनों पे 10-10 रुपए थे। ठीक है, अब ना सी जो है रिटायर हो गया और सी बोला कि यार मैं तो जा रहा हूं। अब सी के 10 रुपए जो है वो ए और बी बोले कि हम जो है वो लेंगे 5-5 रुपए, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। या ए बोल रहा है मैं तो लूंगा 6 रुपए और तुम लेना 4 रुपए। ये बोले ठीक है। अब मुझे बताओ नया रेशियो कैसे निकलेगा? सर नया रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो ओल्ड था 10 था, उसके अंदर जो उसने गेन किया वो जोड़ लो। 10 प्लस में 6 कितना हो गया? 16। और बी का ओल्ड कितना था? 10, और उसने जो गेन किया कितना? 4, वो जोड़ लो, कितना हो गया? 14। ये सर क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही तो है। हाँ जी, तो यहां पे बेसिकली क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है? सम टाइम, कई बार ऐसा होगा रिमेनिंग पार्टनर जो है वो परचेज करेंगे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में वो उसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। इन सच केस, इस केस में फ्रैक्शन ऑफ शेयर जो है, जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर परचेज किया गया बाय देम इज एडिड, उसको ऐड किया जाएगा टू देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में जो उन्होंने गेन किया ना बेसिकली, उसको ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और वो क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो। एग्जांपल दे रखा है तो और भी क्लैरिटी लेवल आपका बढ़ जाएगा। आओ देखते हैं। बोलते हैं ए बी सी तीन पार्टनर थे, 5-4-3 में इनका रेशियो क्या था? 5:4:3, मतलब एक था 5/12 के लिए, बी था 4/12 और सी था 3/12 के लिए। बी जो है वो क्या हो गया? रिटायर हो गया। बी का रेशियो क्या था? 4/12। ठीक है, बी जो है वो क्या हुआ? रिटायर हुआ और उसका जो शेयर है वो ए और सी ने ये डिसाइड किया कि हम उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। कैसे कर लेंगे? इक्वली। तो इसका मतलब बी का जो शेयर था, बी का शेयर कितना था? सर बी का जो शेयर था वो था 4/12। और ये बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि ए बोला कि ए ने बोला सी को कि सी एक काम करते हैं, बी का जो शेयर है ना हम आपस में इक्वली जो है वो क्या करते हैं? बांट लेते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर इक्वली बांटेंगे तो यही जो है वो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। ए ने कितना गेन किया? 1, बी ने भी कितना गेन किया? 1, मतलब सी ने कितना गेन किया? 1। तो मतलब बी का जो शेयर था वो ए और सी जो है वो इक्वली अगर बांट रहे हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। ये तो है गेनिंग रेशियो। ओके जी, अब ए ने कितना गेन किया होगा? सर एक बात देखो, बी का शेयर कितना था? बी का था 4/12, ए ने उसका आधा ले लिया, 4/12 का आधा, 4/12 इंटू में 1/2, तो ये कितना हो गया? 2/12। ए ने कितना गेन किया? 2/12। बी सी का जो शेयर था वो कितना था? सर सी का था 3/12 और सी ने जो है वो बी का कितना गेन किया? आधा किया। सी ने भी कितना गेन कर लिया? 2/12। ठीक है, अब
ए का अगर नया रेशियो निकालना तो कैसे निकालेंगे सर? ए का ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड क्या था 5/12, इसके अंदर जोड़ दो जो उसने क्या किया, गेन किया। तो ए ने 5/12 के अंदर गेन किया कितना, 2/12, तो ए का नया क्या आएगा 7/12। सी का जो शेयर था ओल्ड वो कितना था 3/12, ये था सी का 3/12, इसमें उसने जो गेन किया 2/12 उसने गेन कर लिया, तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होगा 5/12। तो ए और सी का जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो वो क्या है ए और सी का, सर वो बनेगा 7:5। ओके, और ए और सी का अगर गेनिंग रेशियो देखना तो वो क्या बनेगा 1:1 बनेगा। क्या बनेगा 1:1। ओके, तो यहां पे जो है क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उसको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बांटेंगे, आप ये देख लो उन्होंने कितना कितना गेन किया, ओल्ड के अंदर उनको जोड़ दो तो वो नया रेशियो निकल जाएगा। सिंपल सा है, कर सकते हो क्या, बोलो जी। अगर कुछ भी ना बोले तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा, हाँ जी समझ में आ गया। और अगर कुछ बोल दे, अगर बोल दे कि ओल्ड पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर बाकी पार्टनर जो है वो किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, तो वो रेशियो निकाल लो। वो जो रेशियो निकलेगा जिसमें बांटा उन्होंने आपस में, वो तो हो गया गेनिंग रेशियो। वो क्या हो गया गेनिंग रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा न्यू रेशियो। आपको मैंने बता दिया, कर सकते हो क्या जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा गेनिंग रेशियो। भाई ये गेनिंग रेशियो की कहानी क्या है, देखो पहली बात गेनिंग रेशियो जो है वो कंप्यूट होता है दो केस में जनरली। गेनिंग रेशियो जो है वो निकाला जाता है जब कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी ओल्ड पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो उस केस में जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो गेनिंग रेशियो को क्या करती है, कंप्यूट करती है। क्योंकि गेनिंग रेशियो का मतलब ये है कि अब जो पूरी रोटी थी, पहले ये पूरी रोटी थी, इस रोटी के जो है वो 3 टुकड़े होते थे। एक टुकड़ा ए को मिलता था, एक बी को मिलता था और एक सी को। अब अगर सी जो है वो छोड़ के चला जाएगा, बात बताइएगा, अगर सी छोड़ के चला जाएगा तो अब ये जो रोटी है अब इसके कितने टुकड़े होंगे सर, 2 ही टुकड़े होंगे, 2 ही होंगे ना जी। तो इसका मतलब सी का ये जो प्रोपोर्शन था, सी का ये जो शेयर था, क्या ये सी का शेयर जो है वो ए और बी आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ए और बी आपस में डिवाइड कर लेंगे, जी सर कर लेंगे। तो क्या ए और बी जो है वो आपस में गेन कर रहे हैं? पहले इनका रेशियो जो है वो सिर्फ इतना सा था, ध्यान देना, पहले ए का रेशियो सिर्फ ये इतना सा था, लेकिन अब देखो ए का रेशियो जो है वो इतना हो गया। तो ए ने जो है वो क्या किया, ये पोर्शन जो है वो गेन किया ना, यस। तो वहां पे निकालना पड़ेगा अपने को क्या, गेनिंग रेशियो। ओके जी। तो पहली बात तो ये कि गेनिंग रेशियो जो है वो आपको पिक्चर में आएगा कब सर, गेनिंग रेशियो पिक्चर में आएगा 2 सिनेरियो के अंदर, या तो किसी भी ओल्ड पार्टनर क्या हो गई, डेथ हो गई, या फिर किसी ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। वहां पे गेनिंग रेशियो हम लोग जो है वो कंप्यूट करते हैं। हाँ एक खास बात और है, कई बार ना एडमिशन के टाइम पे भी ओल्ड पार्टनर गेन कर लेते हैं, वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो, अगर सेक्रीफाइस रेशियो माइनस के अंदर आ जाए, किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो उसका मतलब उसने क्या किया, गेन किया। लेकिन जनरली गेनिंग रेशियो कंप्यूट होगा 2 सिनेरियो में, या तो ओल्ड पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या हो जाए, छोड़ के चला जाए। तो मैंने लिखा इट इज कैलकुलेट, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है व्हेन द पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर जो है वो क्या हो जाए, रिटायर हो जाए और डाइज, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेक ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको टेक ओवर किया जाएगा बाय द किसके द्वारा, रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। आई होप यहां तक ओके जी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे गेनिंग रेशियो, तो 2 तरीके हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बता दिया। पहला बताऊं तुमको, इफ नथिंग इज स्पेसिफाई है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन, मतलब सर मतलब ये है पेपर के अंदर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ओल्ड रेशियो दे दिया और कुछ भी नहीं बोला, तो ये एज्यूम किया जाता है, क्या एज्यूम किया जाता है कि नए पार्टनर जो हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर जो हैं, उनका नया रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही होगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा। अभी आपको मैंने बताया भी है जी। और जो गेनिंग रेशियो निकलेगा वो क्या होगा सर, जो न्यू रेशियो है वही क्या होगा, गेनिंग रेशियो। ये एज्यूम किया जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर था उसको अपने ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो के अंदर क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या बोलते हैं, इफ द न्यू पीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन, अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का वो दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हुआ हो इन द क्वेश्चन, इट विल एज्यूम, तो वहां पे एज्यूम किया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे टू शेयर द प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, और ये ओल्ड रेशियो ही आपका न्यू रेशियो भी हो जाएगा, और ये ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी, गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। ये ओल्ड रेशियो ही आपका जो है वो गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। एग्जांपल के जरिए बता देता हूं, एबीसी पार्टनर थे 5:3:2 में, 5-3-2 के अंदर पार्टनर थे। बी जो है बेचारा रिटायर हो गया। अब बी रिटायर होगा तो उसका जो शेयर है वो ए और सी आपस में क्या करेंगे, बोलो डिवाइड कर लेंगे, वो गेन करेंगे ना जी। अब क्वेश्चन ये है कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाई तो यही माना जाएगा जो उनका रेशियो उसी में करेंगे, और जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा, न्यू। तो बोलता है देन हिज शेयर, बी का जो शेयर था, बी का शेयर कितना था
3/10 ये था ना, यस 5:3:2 था, तो बी का शेयर कितना 3/10, तो बोलता है बी का शेयर जो था 3/10, हिज शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड सी इन किस रेशो में, अब जो ए और सी बच गए 5:2 में, और जो नया रेशो होगा फ्यूचर में वो भी क्या होगा 5:2, और गेनिंग रेशो भी क्या होगा 5:2। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर जो है वो नया प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं दिया हुआ और कुछ भी बात नहीं बोली हुई, ना तो नया प्रॉफिट शेयर रेशो दिया हुआ, ना कुछ भी बात बोली है कि भाई जो गया ठीक है उसके शेयर को बाकियों ने क्या किया, कुछ भी नहीं बोला, तो वहां पे ये एज्यूम किया जाएगा, क्या एज्यूम किया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जो है वो ओल्ड रेशो में आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और जो ओल्ड रेशो होगा वही गेनिंग रेशो और जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो है। तो यहां पे क्या लिखा, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल एज्यूम, तो एज्यूम किया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू करेंगे टू शेयर द प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशो। डन। और दूसरा तरीका वो तो जग जाहिर है, क्या जाहिर है आपको पता ही है, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस में न्यू। इफ द न्यू पीएसआर इज ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, अगर नया प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है तो फिर यहां पे कंप्यूट करना पड़ेगा कैसे, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड, देन गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। हो समझ में आया, बोलो जी सर। तो ये दो तरीके से आप लोग जो है वो गेनिंग रेशो को कंप्यूट करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो देन एज्यूम दैट द ओल्ड रेशो विल बी द न्यू रेशो एंड द ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो, दैट्स ऑल। और अगर जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो नया पीएसआर दे दे, इफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका मतलब जो है क्या है, यहां पे गेनिंग रेशो कंप्यूट करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, ठीक है ना जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी मैंने ये पढ़ा दिया, अब आएगा जी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल। सर पहले क्यों, पहले गुडविल वाला बता देते, अरे गुडविल वाला नहीं बता सकता था क्योंकि गुडविल का जो पैसा है, क्योंकि जो पार्टनर बेचारा छोड़कर जा रहा है उसको कंपनसेशन मिलेगा और जो पार्टनर बचे हुए वो कंपनसेट देंगे, किस रेशो में देंगे, वो देंगे सैक्रिफाइस रेशो में। तो पहले सैक्रिफाइस रेशो करवाना क्या था, जरूरी था। आओ देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर जो है वो क्या होगा, जैसा कि आपको मालूम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है हमारा इंटेंजिबल एसेट, वो ये बोलता है ओनली परचेज्ड गुडविल को ही जो है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना, रिकॉर्ड करना। लेकिन यहां पे जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको गुडविल का पैसा मिल रहा है, क्या वो परचेज गुडविल है, नहीं, तो इसका मतलब बुक्स के अंदर आप जो है वो गुडविल सेपरेटली शो तो नहीं करोगे, नहीं, तो एंट्री किया जाएगा। एंट्री क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो होगी क्रेडिट, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको पैसा देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। तो बोलते हैं कंटिन्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर रिटायर हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर, और अगर वो डिसीज हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो ये जो गुडविल का पैसा जो कंपनसेशन मिलेगा आपको, जो बेसिकली कंपनसेशन आपको मिलेगा, वो कंपनसेशन जो है वो कैसे होगा, वो डिवाइड होगा इन देयर, किसमें, इन देयर गेनिंग रेशियो। कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। चलो आगे, When the goodwill account is already, और ना कई बार पेपर के अंदर ना गुडविल अकाउंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसे एडमिशन के टाइम पे भी हमने देखा था, कब नया पार्टनर एडमिट हुआ था और गुडविल ऑलरेडी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखी है, असेट साइड पे शो करी है, तो हम क्या करते थे, राइट ऑफ सेम यहां पे करना पड़ेगा। तो अगर पेपर के अंदर जो है, अगर क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, इट विल बी राइट ऑफ, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रोफेशन रेशियो एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा जर्नल एंट्री क्या रहेगा, ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर, इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आ जाएगा क्योंकि उसका भी हिस्सा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब जो बेचारा छोड़ के जा रहा है, हमने उसका सारा पैसा पूछा जो है वो बना लिया, भाई तेरा इतना इतना पैसा जो है वो तेरा ड्यू है, ये आपको क्या होगा, मिलेगा। अब आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो बोलते हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो कैसे होगा, इफ द अमाउंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। अगर इमीडिएटली हम उसको बोलेंगे कि ठीक है आप जा रहे हो, ये लो पैसा भी लेते जाओ, तो फिर एंट्री क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। उसका शेयर जो हमने क्या कर दिया, पेड ऑफ कर दिया। लेकिन अगर अमाउंट जो हमने पेड ऑफ नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो उसका जो भी अमाउंट पेंडिंग था, आपको मैंने बोला था, वो एक सेपरेट अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, डेट इज नोन एज द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश, अगर कैश के अंदर जो है पेमेंट नहीं हुआ, देन अमाउंट ड्यू टू हिम, तो उसको जो भी पेमेंट हमने करनी है विल बी ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू हिज
लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ओके, और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उनको पेमेंट करना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, तो 6% की रेट से जो है वो आप ब्याज का पेमेंट करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द लोन इज पेड। तो जब तक लोन पूरी तरह से पे ना हो जाए तब तक 6% की रेट से आप उसको जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट भी करेंगे। ओके जी सर। तो पेमेंट कैसे होगा, अगर कैश में कर दिया तो सिंपल सी एंट्री है क्या, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और अगर कैश में पे नहीं किया तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उस लोन के ऊपर क्या देते रहेंगे, ब्याज। कितना ब्याज देंगे, आर्टिकल में जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतना देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% की रेट से हम उसको जो है वो लोन का पेमेंट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहेंगे। आगे अब आएगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ध्यान से सुनो, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता था लास्ट क्लास के अंदर जो हमने एडमिशन में पढ़ा, तो क्या था, फर्म की बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व पड़े थे वो सब किसके थे, ओल्ड पार्टनर के थे। तो उनको हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा, अब एक पार्टनर यहां से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जितने भी रिजर्व फर्म के अंदर पड़े हैं, क्या वो सारे के सारे रिजर्व प्रॉफिट में से बने थे? यस सर, प्रॉफिट में से बने थे। तो क्या उनके अंदर रिटायरिंग पार्टनर की भी हिस्सेदारी थी? यस सर थी। और अब वो जाएगा तो हर रिजर्व में उसकी जो हिस्सेदारी है वो उसको पेमेंट हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे देयर इज एनी बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, अगर कोई भी बैलेंस पड़ा है जनरल रिजर्व का, रिजर्व फंड का, या एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अपीयर है इन द बैलेंस शीट, इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर। तो वो सब किसका है, वो है ऑल द पार्टनर्स का, मेरे भाई वो सभी का है, all the partner, and should be transferred to the capital account of all the partner in the old profit sharing ratio। तो वो जो भी है ना, चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान हो, वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, और वो सबको ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे क्या होगा, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस को आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर कोई नुकसान है तो नुकसान ले भी लेंगे। एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कोई सरप्लस पड़ा था स्पेसिफिक रिजर्व में, एडमिशन के टाइम पे मैंने दोनों बताए थे आपको, दो तरह के हमारे स्पेशल रिजर्व हम जो पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, एक है वर्कमैन कंपनसेशन और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर अगर कुछ एक्सेस पड़ा है, जितने का आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, जितना रिजर्व आपके पास पड़ा था और लायबिलिटी हो गई उसके अगेंस्ट है वो कम है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने या जो रिजर्व आपने बना रखा था वर्कमैन कंपनसेशन का, वो था 1 लाख का। ठीक है। और जो वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी थी सिर्फ 60,000 की। तो क्या 40,000 रुपए से आपका जो रिजर्व, आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो फालतू है या नहीं है जी? तो ये 40 है जो हमने फालतू बना रखा है, ये 40 जो है वो फ्री रिजर्व हो जाएगा और ये ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। एंड सेम ट्रीटमेंट होगा किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, एडमिशन में पढ़ लिया था हमने। चलो, इन केस अगर कभी ऐसा हुआ स्पेसिफिक रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, आर इन एक्सेस, अगर वो ज्यादा है किससे, ऑफ द एक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बोले तो लायबिलिटी, तो एक्चुअल लायबिलिटी से अगर वो क्या ज्यादा बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, ज्यादा बना रखे हैं एक्चुअल से, तो फिर क्या होगा, द एक्सेस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये आपकी जो है वो जनरल एंट्री हो जाएगी। ओके जी सर। आगे अब एक ट्रीटमेंट है हिडन गुडविल। हम लोगों ने ना वहां पे जब एडमिशन पढ़ा तो वहां पे मैंने आपको हिडन गुडविल बताया था। तो हिडन गुडविल वहां पे कैसे कंप्यूट करते हैं फर्म की, हम सबसे पहले जो है जो नया पार्टनर आया उसका शेयर देखते हैं और वो कितनी कैपिटल है वो देखते हैं, फिर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हैं, फिर देखते हैं इतनी कैपिटल फर्म की होनी चाहिए, फिर देखते हैं फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी, उनमें से माइनस करते हैं, वो आपकी क्या आता है, वो आपका हिडन गुडविल आता था। फिर उसमें जो है नए पार्टनर का शेयर देख लेते थे। इस तरीके से हमने कंप्यूट किया था। बट यहां पे हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा। जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है ना किसी फर्म को, तो फर्म जो है उसको उक्का मुक्का दे देती है पेमेंट, बोलते लमसम पेमेंट कर देती है। तो अगर मान लो आपका टोटल पैसा बना था 4.5 लाख रुपए और फर्म ने आपको 5 लाख दे दिया, तो वो जो एडिशनल 50,000 रुपए दिया, दैट इज नोन एज द हिडन गुडविल। तो क्या बोलते हैं, सम टाइम कई बार ऐसा होगा फर्म एग्री हो जाती है कि वो सेटल करेगी रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ द लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट में वो पे करेंगे। इफ सम इज इन एक्सेस ऑफ हिज कैपिटल, अगर जो पैसा देना है वो क्या है, ज्यादा है उसकी कैपिटल से,
एंड द शेयर रिजर्व रिवैल्यूएशन एक्सेट्रा, मतलब टोटल जो उसका पैसा बन रहा था उससे अगर हमने ज्यादा पे कर दिया, द एक्सेस विल बी ट्रीटेड एज ए शेयर ऑफ गुडविल। और यही बेसिकली क्या है, हिडन गुडविल है। जैसे अगर रिटायरिंग पार्टनर था, उसकी कैपिटल जो थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो कितनी थी, 4.5, उस बेचारे को मिलने थे कितना, 4.5, और ये एग्री हुआ कि हम जो है उसको देंगे टोटल कितना, 5 लाख। तो जो एक्सेस हमने 50,000 रुपए पे कर दिया, दैट इज नोन एज द शेयर ऑफ गुडविल। ओके जी सर, चलो जी आगे लो जी। रिटायरमेंट में जो जो इंप्लीकेशन थी वो सारी हमने पढ़ लिया। अब आएगा किसका, डेथ का। डेथ का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट जैसा, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, हमने जो भी पैसा था या तो उसको हाथों हाथ पे कर दिया या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब एक पार्टनर डाइड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, तो हम उसको तो पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बेचारा रहा ही नहीं। अब तो क्या होगा, तो वो जो पेमेंट है वो उसके एग्जीक्यूटर, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको पेमेंट होगा। ओके जी, तो उसके लिए बस एंट्री एक छोटी सी अलग हो जाएगी, वो भी देख लेते हैं। चलो, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की जो है वो क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो जो भी पेमेंट उसको देनी थी, द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो पेमेंट अब किसको जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर कैसे निकालेंगे, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, जब एक पार्टनर की डेथ हो गई, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन द सेम वे, उसी तरीके से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जैसे आपने बनाए थे। कहा कैसे, कहां पे, रिटायरमेंट के टाइम पे। ओके, 10 लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज पार्टनर के आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट व्हिच आर क्रेडिट टू हिज अकाउंट। क्या क्या मिलेगा उसको, जो बेचारा एक्सपायर हो गया उसके घर वालों को, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको क्या क्या मिलेगा, उसको उनको मिलेगा जो पार्टनर डेथ हुई, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके हिस्से की कैपिटल, उसके हिस्से की गुडविल, उसके हिस्से में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो, उसके हिस्से में अगर कोई प्रॉफिट का शेयरिंग था रिवैल्यूएशन का वो, उसके हिस्से के अंदर अगर कोई रिजर्व था वो, और अप टू जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट वो मिलेगा उसको, ये सब मिलेगा। लेकिन उसे क्या क्या ले लेंगे, मतलब ये सब उसे क्लेम किया जाएगा। द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर असर्टेन द अमाउंट ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक तो ड्रॉइंग, अगर उसने कुछ पैसा निकाल लिया था वो उसे अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो डेबिट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर कोई लॉस हो गया वो उससे लिया जाएगा, अनडिस्प्यूटेड कोई लॉस था वो उससे लिया जाएगा, एंड जो शेयर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल अगर फर्म की गुडविल क्या हुई है, कम हुई है, तो उसमें जितने भी गुडविल कम हुई है उसमें उसका रेशो भी होगा और वो उससे हम चार्ज करेंगे। तो ये सब तो मिलना था, ये सब उससे लेना है, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट आर फर्स्ट मेड इन द डिसीज कैपिटल, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी ऊपर वाली सारी एडजस्टमेंट है वो किस अकाउंट में की जाएंगी, जो पार्टनर बेचारे जिसकी डेथ हो गई पहले उसके अकाउंट में करेंगे, और आखिरी में जितना भी ड्यू हुआ काट पीट के जो भी पैसा बचा है वो सब क्या होगा, एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक एग्जीक्यूटर अकाउंट अलग से जो है वो क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, और उसके खाते में हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब फिर वही दो सिस्टम, या तो उसका इमीडिएट एग्जीक्यूटर को हाथों पेमेंट कर देंगे, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि भाई या तो सारे पैसे भी ले लो, नहीं तो बाद में लेना आराम आराम से, और हम ये आपका लोन ट्रीट कर लेते हैं और उसके ऊपर आपको 6% की रेट से क्या देते रहेंगे, इंटरेस्ट। तो बोलते हैं द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टी इज एंटाइटल्ड एट हिज डिस्क्रिशन, उनकी मर्जी है, या तो वो चाहे तो सारा पैसा अभी ले सकते हैं, और नहीं तो उनकी अगर मर्जी है वो कहते हैं नहीं हमको सारा पैसा भी नहीं चाहिए, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका बेचारों का क्या होगा, सारा पैसा उनको दे दिया वो वेस्ट कर देंगे, आप एक काम करो हमको इसके ऊपर थोड़ा ब्याज देते रहना, तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा एट द रेट ऑफ कितना, 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट, और दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय द फर्म विद द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है जी। अब जब पार्टनर जो है, जिसकी अब कोई पार्टनर था उसके बेचारे के बीच में जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई, फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा था, फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 1/4/2021 से और ये एंड होना है 31/3/2022 को, और उस बेचारे की जो है वो यहीं पे डेथ हो गई। यहां का मतलब क्या, 1 जुलाई को वो बेचारा एक्सपायर हो गया। अब जुलाई को जब एक्सपायर हुआ तो वो कितने महीने अभी पार्टनर रहा, अप्रैल मई जून, 3 महीने तो भी रहा ना पार्टनर जी। यहां तक का जो पहले वाले जो अकाउंट थे वो तो प्रिपेयर होंगे, बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट था, लेकिन ये 3 महीने जो उसने काम किया और इस 3 महीने में जो प्रॉफिट बना, इस 3 महीने में फर्म ने सेल तो की होगी ना, यस, उसके अंदर उसके प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी तो बनती है, यस, तो वो भी उसको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है इस 3 महीने का जो प्रॉफिट है उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करने के 2 मेथड है, एक मेथड तो है टाइम के बेस पर और एक है आपका सेल्स के बेस पर। देखो, इफ द डेथ ऑफ द पार्टनर अकर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, अगर साल में किसी भी दिन उसकी डेथ हो गई तो जो उसके एग्जीक्यूटर्स हैं ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज पार्टनर के, विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उनको क्या मिलेगा, शेयर ऑफ
प्रॉफिट मिलेगा अर्न बाय द फर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो साल के शुरू से लेके और जिस दिन वो एक्सपायर हुआ वहां तक उसको जो है प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी मिलेगी। अब वो प्रॉफिट को निकालने के दो मेथड है। पहला तो टाइम बेसिस, टाइम में हम ये देखेंगे जितने टाइम वो रहा, वो 3 महीने रहा तो 3 महीने का प्रॉफिट हम मान लेंगे। अब 3 महीने का प्रॉफिट कैसे आप कंट्रीब्यूट करोगे, आप ये देखोगे पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ था पूरे साल में, उसके बेस पर 3 महीने का देख लोगे। तो क्या बोलते हैं, टेक प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट लो, एंड द टाइम देखो फॉर विच ही रिमेन्ड ए पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। फिर ये देखो कि इस साल वो कितने महीने जो है वो पार्टनर रहा। देन कैलकुलेट करो प्रोपोर्शन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड देन कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर। जैसे पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपए, पिछले साल प्रॉफिट पूरे साल 1,20,000 हुआ, तो इस साल भी हम ये मानेंगे 1,20 का प्रॉफिट होगा। अब 1,20 का प्रॉफिट पूरी फर्म का है, ठीक है, पूरे साल का, 3 महीने का निकाल लो तो इंटू में 3/12। अब 3/12 करेंगे कितना प्रॉफिट आ गया, 30,000 का, और 30,000 का पूरी फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का। अब इसके अंदर देख लो उसका हिस्सा कितना था, वो था मान लो 1/3 के लिए, तो 30,000 का 1/3, तो ये हो गया कितना 10,000। तो ये 10,000 उसको अलग से और मिलेगा। तो एक मेथड तो है टाइम के बेस पर और दूसरा मेथड है सेल्स के बेस पर। सेल्स के बेस पर आप कैसे कंप्यूट करते हो, आप ये देखो कि सेल टोटल कितनी हुई है, ठीक है, पहले कितनी सेल हुई थी उसमें कितना प्रॉफिट था, इस बार कितनी सेल हुई है उसमें कितना प्रॉफिट बनता है, उसके बेस पर भी आप कंप्यूटेशन कर सकते हो। लाइक इन दिस वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल ऑफ द लास्ट ईयर। पहले देखो पिछले साल की सेल कितनी थी, मान लो पिछले साल की सेल थी 10 लाख या 12 लाख सेल थी और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ कितना 1,20,000, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द करंट इज एस्टिमेट ऑन द बेस ऑफ द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड द सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब आप क्या करोगे, पिछले आप ये देखोगे भाई 12 लाख की सेल थी और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो कितना था 1,20,000, तो मोटा मोटी जो है वो हमने कितना पैसा कमाया, हमने जो 10% कमा लिया। तो इस साल जो है वो 3 महीने के अंदर सेल जो है वो ये मान लो 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर 10% जो है वो निकाल लो, 3 लाख का 10% निकाल लिया कितना हो गया 30,000। ये आपका प्रॉफिट बनता है, इसमें उसका शेयर देख लो, मान लो 130 है तो 10,000 रुपए उसका शेयर बनेगा प्रॉफिट का, वो उसको देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद में जो है हम बेसिकली यहां पे क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस दिन उसकी डेथ हुई फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट ऑन से लेके उस दिन तक का जो सेल हुई है उसके बाद जो भी प्रॉफिट बनता है वो भी उसको दिया जाएगा। अब प्रॉफिट को निकालने के दो मेथड है, दोनों आपको मैंने बता दिया, एक निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स बेसिस और एक होगा ऑन टाइम बेसिस। कर लोगे क्या, जी सर, और आखिरी में जो भी पैसा होगा वो सब उसके एग्जीक्यूटर को जो है पेमेंट हो जाएगा। ओके जी, लो जी, ये हो गया आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का टॉपिक कंप्लीट, इसको आप कीजिए। इसके अलावा एक टॉपिक हमारा जो है वो पेंडिंग रह गया अपनी बुक के अंदर, एंड दैट इज द कौन सा, पार्टनरशिप का एक टॉपिक है डिसोल्यूशन का, वो आप अगर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।